इस माह की 2 तारीख को हाथरस में हुई भगदड़ में 121 अफराद की मौत के कलीदी मुलजिम देवप्रकाश मधुकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली में अपने आप को पुलिस तहवील में देने के बाद हिरासत में ले लिया है। उनके वकील ने जुमा की रात इस बात का इंकशाफ किया कि मधुकर सतसिंह के मुखिया सेवादार जहां भगदड़ हुई थी उस वाक़े के सिलसिले में सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में वाहिद मुलजिम है। एक वीडियो पैगाम में मधुकर के वकील AP सिंह ने दावा किया कि उनके मौकिल ने दिल्ली में अपने आप को पुलिस के हवाले किया था जहां उनका इलाज चल रहा था। मिस्टर सिंह के बयान के मुताबिक आज हमने देवप्रकाश मधुकर को, जिन्हें हाथरस केस के FIR में मरकजी मुनज़्ज़म कहा गया था, दिल्ली में पुलिस SIT और STI को फ़ोन करने के बाद सरेंडर किया क्योंकि यहाँ उनका इलाज चल रहा था और हमने दावा किया था कि हम पेशगी ज़मानत के लिए दरख्वास्त नहीं देंगे क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारा जुर्म क्या है? उनके वकील ने कहा कि वो एक इंजीनियर है और दिल के मरीज़ है। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत अब मुस्तहकम है और इसलिए हमने आज तफ्तीश में शामिल होने के लिए सरेंडर किया। मिस्टर सिंह ने कहा कि पुलिस अब उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है या उससे पूछगछ कर सकती है, लेकिन इन्हें मेरी सेहत का ख्याल रखना होगा और ये यकीनी बनाना होगा कि उसके साथ कोई ज़्यादती ना होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा को TGPSC में एहतजाज के पेश नज़र कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी महकमों में तमाम खाली जायदादों को पुर करने के लिए पुरअज़म है और मुलाजिमत के उम्मीदवारों की जानिब से उठाए गए मसाइल को हल करने के लिए भी तैयार है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला ने बेरोज़गार नौजवानों से कहा कि कुछ सियासी पार्टियां और मफाद परस्तों की साजिशों का शिकार न बने। इन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि हुक्मरान कांग्रेस पार्टी मुनासिब फैसले करेगी ताकि इम्तिहान के दौरान क़वायद की अचानक तब्दीली की वजह से दोबारा कोई कानूनी रुकावटें पेश न आएँ। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर हुकूमत गलत फैसले करती है जैसे कि पिछली हुकूमत में हुआ करते थे तो बेरोज़गारों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और मौजूदा मुलाजिमत के नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिए जाएंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों से किए गए वादों के मुताबिक 28,942 जायदादों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 पोस्टों को पुर करने के लिए बरसों से ज़ेर इल्तिवा तमाम कानूनी रुकावटों को दूर कर दिया है। हुकूमत मुलाजिमत के कैलेंडर के मुताबिक इम्तिहानात मुनक्किद करते हुए खाली जायदादों को पुर करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मुलाजिमत का कैलेंडर सियासी कानून साज असम्बली के आइंदा बजट इजलास में बातचीत के बाद जारी किया जाएगा। थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए बिजली के बिल की अदायगी को तेलंगाना में मुअत्तल करने के बाद बिजली महकमे ने अदायगियों में सहूलत के लिए बिजली के बिलों पर QR कोड मुतारिफ कराने का फैसला किया है। तेलंगाना नार्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली के बिल की सुरअत के साथ अदायगी के लिए एक नया QR कोड सिस्टम मुतारिफ कराया है। सारिफीन अपने फ़ोन के ज़रिए बिल के नीचे दिए गए प्रिंट शुदा QR कोड को स्क्रीन कर सकते हैं और डेबिट और क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के ज़रिए बकाया रकम अदा कर सकते हैं। ये निज़ाम इब्तदाई तौर पर NPDCL ने वरंगल और भोपापल्ली के मट्टेवाडा इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू ऑफिसर्स के तहत क्वालिड प्रोजेक्ट के तौर पर मुतारिफ कराया था। हुक्काम ने कहा कि आइंदा दिनों में करीमनगर, वरंगल, आदिलाबाद, खम्मम और निज़ामाबाद के बशमुल NPDCL के दायरे इख्तियार में आने वाले तमाम अजला में QR कोड वाले बिल मुतारिफ कराए जाएंगे। QR कोड सिस्टम बहुत मुअस्सिर होगा क्योंकि यह सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकते हैं। हर माह एक नया QR कोड तैयार किया जाएगा। इसी तरह तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बरक़ी बिल की बाउजलत अदायगी के लिए ऐसा ही निज़ाम मुतारिफ कराने का इरादा रखती है। फिलहाल बिल कंपनी की वेबसाइट पर पेमेंट PGI, TA वैलिड, T वैलिड, बिल्डिक्स, NACH, TGAP ऑनलाइन और मी सेवा के ज़रिए अदा किए जा सकते हैं। ताहम यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी होगा कि ये ऐप आईफोन सारिफीन के लिए दस्तयाब नहीं है।
RBI کی ہدایات کے مطابق فون پے، پے ٹی ایم، گوگل پے اور بینکوں نے پہلے ہی سے بل کی ادائیگی قبول کرنا بند کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا نے معتبر ذرائع سے یہ بات بتائی کہ مسعود پزشکیان، جو کہ ایک اصلاح پسند اور ایران کے سابق وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں، نے ہفتے کو اپنے حریف سعید جلیلی کو شکست دے کر 14ویں صدارتی انتخاب جیت لیا ہے۔ ایران انٹرنیشنل نیوز کے مطابق مسعود پزشکیان نے رن آف میں کل 30,05,73,931 ووٹوں میں سے 16,03,84,402 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تاہم ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 49.8% رہا، جو انتخابات کے پہلے مرحلے سے نسبتاً کم ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری سمجھا جائے گا کہ 50% سے زائد اہل ووٹرز نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ جمعہ کی صبح شروع ہوئی تھی، جس میں دو اہم امیدوار مسعود پزشکیان اور سعید جلالی ایک اصول پسند اور تہران میں عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات میں سابق چیف مذاکرات کار ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے۔ ایران نے 28 جون کو پولنگ کی اور اگلے دن ایران کے الیکشن ہیڈ کوارٹر کے ترجمان محسن اسلامی نے پہلے مرحلے کے نتائج کا اعلان کیا، جس میں پزشکیان نے کل ووٹوں کا 42.6% حاصل کیا، جبکہ جلیلی نے 38.8% ووٹ ہی حاصل کیے۔ انتخابی دوڑ میں آگے ہونے کے باوجود کوئی بھی امیدوار صدارتی دوڑ جیتنے کے لیے درکار 50% کے نشان کو عبور نہیں کر سکا۔ واضح رہے کہ ایران کا 14واں صدارتی انتخاب، جو ابتدائی طور پر 2025 کے لیے مقرر کیا گیا تھا، صدر ابراہیم رئیسی کی 19 مئی کو ہیلی کاپٹر حادثے میں غیر متوقع موت کے بعد دوبارہ شیڈول کیا گیا۔